हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विचार। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आज एक सेशन लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल अटेम्प्ट आ चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी अब मार्क्स के बारे में हमें पता चल चुका है, हमारी सारी डिटेल्स हमें पता चल चुकी है। एक्चुअल जो हम सोच रहे थे उसके बाद जो हमारे नंबर आए हैं उन दोनों की रियलिटी आपको पता लग गई। कई बच्चों ने सोचा होगा 100 नंबर आएंगे, आए कितने 80। कईयों ने सोचा होगा कि आएंगे 70, आए 50। कईयों ने सोचा होगा कि 200 प्लस आ रहे हैं, लेकिन आए कितने 180। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास एनालाइज करने के लिए आ गई हैं रियलिटी में कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करेगा वो करेगा आपके कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनके सवाल आए और आप उन्हें नहीं पढ़ कर गए। किस रीजन से? या तो आपको पता नहीं था कि वो हाई वेटेज टॉपिक्स थे, या आपको ये नहीं पता था कि यार इन्हें करके जाने से प्रैक्टिस करके जाना भी जरूरी है, या हो सकता है कि आप बहुत कैजुअल ले गए उन टॉपिक्स को, जिससे कि आपका जो नंबर है वो कट गया, या सिली मिस्टेक्स हो गई, या आप जो है वो सवाल करते समय घबरा गए, या आप डर गए, या आप ब्लैंक हो गए, या आप अंडर प्रेशर आ गए, या ओवर प्रेशर भी हो जाता है कई बार। ठीक है, या सवाल करते समय ओवर थिंकिंग, यानी होता है ना एक सवाल को बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ही सावधानी से करने की कोशिश करते हैं जिससे गलत हो जाते हैं। तो उनमें से हम इन सारे चीज़ों के सॉल्यूशंस को एक एक करके स्टडी सेशंस में लेंगे, लेकिन आज का जो सेशन होगा वो सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगा। और जल्दी से आप देखो कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर आप इस पेपर का एनालिसिस करें तो इस पेपर का एनालिसिस करने पर आपको पता चलेगा कि जो पी वाई क्यूज थे उनका सबसे बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। कई बच्चों ने हो सकता है बोल रहा हूँ गलती की होगी कि आपने अपने मॉक टेस्टों में बहुत ध्यान दिया, आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में फंस के रह गए, उन इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दिए, उनमें जो नंबर आए उन नंबरों से आपने जो अपने को एनालाइज करना शुरू कर दिया। किसी के अच्छे आए तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट कर लिया अपने आप को, किसी के कम आए तो उसने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर लिया। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सबसे पहले अगर आप ट्रेंड को देखें इस बार भी, तो लगभग नहीं बिलीव करेंगे आप, 3 साल से आप जो पीवाईक्यूज देखेंगे तो उन 3 साल के पीवाईक्यूज में से कई सारे तो ऐसे जो डायरेक्ट आए हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत कई बार आंसर जो होते हैं उसमें कुछ कुछ आपके वेरिएशन भी आ जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं ये आंसर जाना चाहिए, लेकिन आंसर इन्होंने ये दे दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपका जो फायदा है वो ये होता है कि आपको एनटीए की आइडियोलॉजी और उसका जो सोचने का तरीका है आंसर देने के लिए वो पता चलता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे दे रहे हैं। आप समझ रहे बात को? तो इससे आपकी वो सिली मिस्टेक्स भी हटती हैं, कंफ्यूजन भी हटता है, टेंशन भी हटती है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आपको ये टेंशन हटानी है। और अब आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। दूसरी बात, सर हम तो कर चुके, हमने तो 3 साल के कर लिए, तो जितने साल के कर लिए उससे आगे के 3 साल के निपटाओ। जैसे मान लो आपने 20, 21, 22 के किए, तो 19 के करो, 18 के करो, 17 के करो। आप समझ गए मेरी बात को? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो ये पीरियोडिक टेबल आप करके जाएं। कई बच्चों ने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीजें की होंगी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहता हूं, एक तो ये कॉन्फ्रिगेशन जरूर आना चाहिए, इसमें से सवाल आता है। एक आयनाइजेशन एनर्जी में से सवाल आता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से सवाल आता है, ठीक है, और एक एटॉमिक रेडियाई में से आता है। तो ये आपको कंफर्म करके जाने हैं। ठीक है, ये आप जरूर करके जाएं, इंपॉर्टेंट है, इन पर स्पेसिफिक कमांड आपका होना चाहिए, और उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। ठीक। तीसरा, अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की, तो भाई केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने अभी तक हाई वेटेज टॉपिक की बात ही चल रही है, हाई वेटेज टॉपिक में अगर आपको अभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो वो सीखें आप, ये कंफर्म करके जाएं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, इसको निकालना आना चाहिए। इसमें जो टेबल होती है आपको पता होगा, हाइब्रिडेशन की टेबल के अंदर आपको ज्योमेट्री आती है, हाइब्रिडेशन निकालना आता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप, रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी, ये सब इंक्लूड हो जाता है इसी के अंदर। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आना चाहिए, वो आपको पता है बैक बॉन्डिंग, आप जरूर देख करके जाएं। बैक बॉन्डिंग के बाद आपको फजान्स रूल एक बार देखना है। ठीक है, फजान्स रूल अच्छे से देख कर जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस के बाद आप जो है इसके अंदर
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा आपका, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस रूल, बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग। और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रहेगा, इसका नाम है MOT। क्या रहेगा? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये आपके पास एक बहुत ही बड़ा आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें कि सवाल पक्के आते हैं। क्लियर दोस्तों? ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास आएगा जिसका नाम है MOT। क्लियर दोस्तों? पक्का बोलिए। अब अगर हम बात करें आगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर इतना भी कर लिया एटलीस्ट, क्योंकि देखो टाइम कम है, मैं सजेस्ट वैसे तो करूंगा केमिकल बॉन्डिंग पूरा आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि उसमें एक टॉपिक और होता है MOT के बाद, ऑक्सी एसिड्स। तो ये ऑक्सी एसिड्स भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर हम करें तो ये आपको क्लियरिटी से आना चाहिए। इसके बाद अगर हम चैप्टर की बात करें तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप देखें तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन सा होता है जल्दी बताओ? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब कुछ आना चाहिए अच्छे से। और अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग आप इसमें अच्छे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स के बाद आपको जो है इसके अंदर EAN आना चाहिए निकालना, और EN के बाद आपको इसमें IUPAC आना चाहिए, और आइसोमेरिज्म आना चाहिए, और CFT आना चाहिए। ये आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो ये आप अच्छे से करके जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो CFT तक आपको इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये करना जरूरी है। क्लियर भाई? हाँ या ना? पक्का? तो ये आपके आप आइडेंटिफाई करें कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते हैं। क्लियर? ये आपको पूरे के पूरे करने लल्ला, सिंपल है। तो यहां तक की बात अगर अपन करें तो कोऑर्डिनेशन के बाद अब डिलीटेड चैप्टर से भी सवाल आ गया था, जैसे मेटलर्जी का एक सवाल आ गया, अब मेटलर्जी करें या नहीं करें। तो देखो, मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो एडवांस करना चाह रहे हैं, अगर आप एडवांस करना चाह रहे हैं तो मेटलर्जी अभी कर लो, क्योंकि एडवांस में आएगी, है ना। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आपका जो है वो एडवांस वाला फोकस है तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो छोड़ा हुआ था वो भी करो, हाइड्रोजन कंपाउंड जो छूटा हुआ था वो भी करो, क्योंकि एडवांस को फोकस कर रहे हो आप। लेकिन अगर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बात करूं तो आप अभी डिलीटेड चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, नंबर कम है तो, क्योंकि अभी टेंशन नहीं लो, क्योंकि मेटलर्जी का मान लो एक सवाल आया तो उस एक सवाल के लिए अभी इतना स्ट्रेस नहीं लेना। पहले जो हाई वेटेज टॉपिक और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें करें। तो अब डी ब्लॉक है, जैसे डी ब्लॉक और F ब्लॉक के अंदर हम बात कर रहे थे, तो डी ब्लॉक और F ब्लॉक की बात करें तो ये आपको पूरा आना चाहिए। डी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया था पता है? KMnO4, ठीक है, K2MnO4, ठीक है, K2Cr27, इनकी प्रिपरेशन आई थी, और इनके जो है वो रिएक्शंस भी आई थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इनकी प्रिपरेशन, रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से एक बार कर लें तो अच्छा रहेगा दोनों के अंदर, ताकि आपको जो है वो कोई दिक्कत ना आए। F ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई थी बताओ? F ब्लॉक के अंदर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनके कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आने चाहिए। बार बार सवाल आता है इसमें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनमें से सवाल पक्के आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होना चाहिए, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस जरूर करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई लल्ला? कॉन्फ़िगरेशन फोड़ के आना है। ठीक, तो डी और एफ ब्लॉक की बात हो गई। अब जो सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको एक तो एनाइंस पर देखना है और एक कैटाइंस पर देखना है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी वन शॉट है वो मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाल रखा है, विशाल जोशी विजय सर पे, उसको जाके आप देख लो, तुरंत आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कंसाइज वे में डाला है, बहुत ही छोटे वे में डाला है। वहां से आप कर लेंगे, और कमेंट आप बच्चों के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, डायरेक्ट सवाल आए थे, डायरेक्ट जो बताया था डायरेक्ट, एक 45 मिनट का भी है वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आप कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से पी ब्लॉक का वन शॉट भी एक डला हुआ है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद नहीं करनी है, आप सिर्फ उसको वन शॉट को देखो, इट इज सफिशिएंट, और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चालू कर सकते हो। ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होंगे एज अ टेस्ट पेपर। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको जल्दी से याद करने हैं। ये मैंने बताया अभी कहाँ करना है, ये मैंने बताया कहाँ करना है। अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका कोई भी अप्रैल अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक में कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहेंगी, काफ़ी सारे स्टडी सेशंस आपको मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। क्योंकि इस बार आप देखेंगे तो इसका नाम है स्कूल से आईआईटी तक, यानी जो भी बच्चे स्कूल में हैं उनको आईआईटी तक ले जाने का एक सपना पूरा करना है, ठीक है। तो यहां तक की बात अगर आप समझें तो आपके इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग, फिर पीरियोडिक, पीरियोडिक के बाद आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद अगर आप देखते हैं तो आपका डी ब्लॉक है, फिर आपका पी ब्लॉक है, फिर सॉल्ट एनालिसिस। इनमें से सवाल आ रहे हैं। इस बार गलती नहीं करनी है। कई बच्चों ने मिस्टेक क्या करी, फिजिक्स और मैथ्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा रह गए और केमिस्ट्री को अवॉइड कर दिया। आपने नोटिस किया मैथ्स का तो वैसे भी टफ आया पेपर। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा सा चालाकी करूं, स्मार्ट हार्डवर्क करूं, तो देखो मैथ्स का तो टफ आ रहा है पेपर, तो अगर नंबर खींचने हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से खींच सकते हैं, और अगर तीनों में कंपेयर करूं तो केमिस्ट्री की सबसे आसान है। यानी सबसे ज़्यादा नंबर खींचने वाला कोई सब्जेक्ट हुआ तो वो कौन सा हुआ, केमिस्ट्री। तो अभी गलती इस अप्रैल अटेम्प्ट में ये नहीं करनी है कि आप केमिस्ट्री को अवॉइड करके चले जाएं। केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। मैंने आपको बताया 3 से 4 साल के PYQs को करना है एज अ टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो गलतियां हो भाई उसको वापस सोल्व करना है, थ्योरी देखनी है। एक और खास बात, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर वर्क नहीं करते हो। आप क्या है कि जैसे मर्जी होती है जैसे करते हो। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सो गए तो बहुत ज़्यादा सो गए, रात को लेट सो रहे हैं तो लेट सो रहे हैं। प्रैक्टिस करने की इच्छा मान लो 4 बजे हुई तो 4 बजे प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। आप एग्ज़ाम का नेचर समझो। 9 से 12 अगर मान लीजिए एग्ज़ाम होता है और 3 से 6 मान लीजिए एग्ज़ाम होता है, तो क्या करोगे आप, 9 से 12 ही करोगे ना प्रैक्टिस। तो PYQs को एज अ जेई मेन पेपर अप्रैल अटेम्प्ट मान करके 9 से 12 करो। 3 से 6 करोगे तो 3 से 6 मान के ही करो, अप्रैल अटेम्प्ट मान करके। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ऐसा बनेगा कि उन टाइम पीरियड में उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, वो हाई एनर्जी पर काम करेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप समझ पा रहे हैं। और आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, फोकस ज़्यादा होगा, कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, आपका एक्यूरेसी पावर बढ़ने लग जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है जब हम मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन टाइम में हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। हमें मेमोरी पर बहुत ध्यान देना है, हमें जो रीडिंग पर बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन गलत ना पड़ जाए, कैलकुलेशन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हमें जो है वो अपनी बोलो कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए कि 3 घंटे आप चुपचाप बैठ सको उसी एफिशिएंसी के साथ। कई बार आपको पता नहीं मिस्टेक होती है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं लास्ट तक आते आते हम थकना शुरू हो जाते हैं। शुरू के 10-15 क्वेश्चन तक तो फुल एनर्जी होती है कि फोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस अगर हम घर पे ही करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये प्रैक्टिस घर पे करने से आपकी एफिशिएंसी पूरे 3 घंटे तक बनी रहेगी। होता नहीं है जो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं फिर उसमें हमारा माइंड थकने लग जाता है, उसमें सवाल जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं हमें वो नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये सारी चीजें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलता हूं वो ध्यान रखना भाई, कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारनी है, रीस्टार्ट। क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। और जो हो गया उसको छोड़ दो, जो हो सकता है उसको सोचना है। और हो सकता है सिर्फ एक ही चीज है, वो है अच्छा। और अच्छा होगा तब जब आप पढ़ोगे। जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। ठीक है। अगर नंबर कम आ गए तुम्हारे और किसी दोस्त के अच्छे आ गए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, हारना नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है। अप्रैल अटेम्प्ट में अगर हमने अपनी मेहनत से, फोकस से, अपने ऊपर इरादों को मजबूत करके अगर ठान लिया कि मुझे करना है तो आप जरूर कर लोगे। क्यों? क्योंकि जिनके नंबर अच्छे आए हैं उनको देख के अगर आप थोड़ा सा भी संकोच कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर नेगेटिविटी लग रही है, तो ये बात याद रखना कि कुछ देर की खामोशी है, अप्रैल में फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। समझ गए? तो जुड़ जाना इसी मेहनत के साथ।
भिड़ जाना इसी मेहनत के साथ, और आई कैन, आई विल रीस्टार्ट, जुड़ जाना। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।